औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर रिज़वान आज आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर दूंगा। हमारा माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट होगा फंगस से, और फंगस से स्टार्ट होगा और उसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। ठीक है, फंगस के इंट्रोडक्शन से हमने स्टार्ट करना है। तो हमने फंगस से स्टार्ट करना है। फंगस के अंदर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक्स क्या होते हैं और प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं। तो यूकैरियोटिक क्या है? यूकैरियोटिक सेल हैव अ न्यूक्लियस इनक्लोज विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो फंगस जो है उसके अंदर हमारे पास ये जो होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं। फंगस इसके अंदर हमारे पास जितना भी होता है ये सेल हैव अ न्यूक्लियस इनक्लोज विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया जितने भी होते हैं वो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बैक्टीरिया के लिए है, और ये जो है ये फंगस के लिए है। तो फंगस जितने भी होते हैं ना वो जो होते हैं वो यूकैरियोटिक्स होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का तो ये एमसीक्यूज बन सकता है कि फंगस जो होते हैं वो यूकैरियोट्स हैं या प्रोकैरियोट्स हैं। तो याद रखना फंगस जो है वो यूकैरियोट्स हैं। ठीक हो गया? मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में इसको ऐसे याद किया था कि जब आप अल्फ़ाबेटिकली ए बी सी डी स्टार्ट करते हैं तो ए बी सी डी ई और ई के बाद एफ आता है। तो याद रखना ई जो है वो यूकैरियोट्स है एंड एफ जो है वो हमारे पास फंगस के लिए इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये ज़रूर याद रहेगा। ठीक हो गया? अब आगे चलते हैं हम लोग फंगस की डेफिनेशन के ऊपर। फंगस की क्या डेफिनेशन है? any member of the group of eukaryotic organism, देख लिया, eukaryotic organism that include microorganism such as yeast and molds। आगे मैं आप लोगों को यीस्ट एंड मोल्ड्स के बारे में बताऊंगा कि यीस्ट एंड मोल्ड क्या है। तो एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप of eukaryotic organism that include microorganism such as yeast and mold। तो देखो हमें डेफिनेशन से अंदाजा हो गया कि यूकैरियोटिक क्या है एंड प्रोकैरियोटिक क्या है। फंगस हमारे पास यूकैरियोटिक है और बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास प्रोकैरियोटिक है। ठीक हो गया? तो जैसे अगर हमने अब स्टार्ट करना है, जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन के बाद हमने फंगस को ये देखना है कि फंगस के अंदर हमारे पास उसकी सेल वॉल क्या होती है। जैसे मैंने बताया कि सेल हैव अ न्यूक्लियस इनक्लोज विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो फंगस की जो सेल वॉल होती है कंसिस्ट ऑफ काइटिन। तो ये हमारे पास सेल वॉल जो इसकी कंसिस्ट होती है वो काइटिन से होती है। ठीक हो गया? चाइटिन कहते हैं या चिटिन जो कहते हैं या काइटिन कहते हैं। ठीक हो गया? और याद रखना कि फंगस जो है वो हमारे पास इनसेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स होता है। फंगस हमारे पास इनसेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स होता है। क्यों इनसेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स होता है? इनसेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स होता है। तो हमने क्या सीखा? फंगस जो है वो हमारे पास यूकैरियोट है। फंगस जो है वो हमारे पास एनी मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है दैट इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट एंड मोल्ड्स। दूसरी हमने बात ये सीखी कि फंगल की जो सेल वॉल है वो कंसिस्ट ऑफ काइटन है, और फंगाई जो है वो इनसेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स होता है। इसलिए जब फंगल इन्फेक्शन बॉडी को होता है ना तो बॉडी के अंदर हम इनको एंटीबायोटिक्स नहीं देते, इनको हम एंटी फंगल मेडिसिन देते हैं। एंटी फंगल मेडिसिन ही फंगस के खिलाफ काम करती है, एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। अच्छा, दूसरी बात, फंगाई जो है ये कंसिस्ट ऑफ
cell membrane contain ergosterol। समझ आ गई है? फंगाई की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कंसिस्ट ऑफ एर्गोस्टेरॉल होती है, और ह्यूमन की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। तो देखो, एक ये भी एमसीक्यूज आप लोगों के पास आ सकता है कि जो फंगाई की जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कंटेन करती है, तो वो हमारे पास एर्गोस्टेरॉल कंटेन करती है, ठीक हो क्या? और ह्यूमन जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कंसिस्ट करती है? वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल कंसिस्ट करती है, ठीक हो गया? तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं एक क्विक रिव्यू आप लोगों को दोबारा देता हूँ। फंगस क्या है? फंगस हमारे पास एनी मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट एंड मोल्ड। कहते हैं कि कोई एक मेंबर है जो हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। जैसे मैंने बताया, यूकैरियोटिक क्या है? यूकैरियोटिक ये है कि सेल हैव अ न्यूक्लियस इनक्लोज विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। फंगाई की जो सेल वॉल होती है जिसने न्यूक्लियस को इन गिर्द से कवर किया होता है वो काइटिन से बनी होती है। फंगाई जो है वो इनसेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स होता है। फंगाई कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन कंटेन एर्गोस्टेरॉल, और ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। कहता है फंगाई जो है वो हमारे पास दो किस्म की होती है, यीस्ट एंड मोल्ड। देखो, यीस्ट क्या है? यीस्ट, आप लोग को पता है यीस्ट जो है ना खमीर को कहते हैं। जैसे हम लोग अक्सर देखो घर में हम आटा वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना? वो आटा जो है ना वो खमीर हो जाता है, ठीक हो गया ना? तो ये मोल्ड जो होता है ये बिल्कुल यीस्ट अलग चीज़ है, मोल्ड अलग चीज़ है। यीस्ट जो है वो हमारे पास खमीर को कहते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? यीस्ट किसे कहते हैं? खमीर को कहते हैं। तो यीस्ट अक्सर ये जो आटा घर में यूज होता है उसको कहते हैं यार ये खमीर हो चुका है। ये क्या होता है? ये खमीर जो है ये फंगाई जो होता है ये यीस्ट को खमीर करता है, खमीर हो जाता है। यीस्ट जो होता है वो खमीर हो जाता है। और मोल्ड क्या चीज होती है? कि ये फंगस डेट ग्रो इन द फॉर्म ऑफ मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफी। मैं आगे आप लोगों को मोल्ड्स के बारे में बताता हूँ। मोल्ड्स क्या होता है? देखो, यीस्ट जो होता है ना वो हमारे पास कंटेन ऑफ सिंगल सेल और रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल बडिंग। देखो, यीस्ट क्या है? यीस्ट कंटेन ऑफ सिंगल सेल रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल बडिंग। समझ आ रही है? क्या है यीस्ट? यीस्ट जो है वो हमारे पास एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल होता है, और वो जो है वो हमारे पर रिप्रोड्यूस बार बार अपने आप को मल्टीप्लाई कैसे करता है? एसेक्सुअल बडिंग से। कैसे? एक आउटग्रोथ ये बना लेता है, एक आउटग्रोथ से बाहर निकाल लेता है जिसकी वजह से ये अपने आप को डिवाइड करता है। अब कैसे ये करता है डिवाइड? मसलन फॉर एग्जांपल यीस्ट ये ऐसे है एक, मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ। ये एक आउटग्रोथ निकल आई, ठीक है ना? ये आउटग्रोथ जो है ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है एक नई आउटग्रोथ ऐसे बना के। फिर ये दूसरी जो है ये ऐसे आउटग्रोथ बनाती है, फिर इस तरह आउटग्रोथ। तो ये क्या है? आउटग्रोथ बनाते रहते हैं ऐसे। देखो, इसने ये आउटग्रोथ बनाई, उसने अपने लिए ये आउटग्रोथ बनाई, उसने अपने लिए ये आउटग्रोथ बनाई। तो ये हमारे पास एसेक्सुअल बर्डिंग है, खुद ब खुद एक नई नई आउटग्रोथ बनाते रहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे एसेक्सुअल बर्डिंग कहते हैं, एसेक्सुअल बर्डिंग कहते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ। यीस्ट जो है वो हमारे पास कंटेन ऑफ सिंगल सेल है, रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल बर्डिंग, रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल बर्डिंग। मसलन हमारे पास एक बर्ड बना, उस बर्ड ने आगे अपनी एक दूसरी बर्ड बनाई, उस बर्ड ने आगे दूसरी बर्ड बनाई, तो इस तरह ये एसेक्सुअल बर्डिंग स्टार्ट रहती है। तो क्या है? यीस्ट कंटेन अ सिंगल सेल रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल बर्डिंग, ठीक हो गया? मोल्ड्स क्या है? मोल्ड ग्रोज एज अ लॉन्ग फिलामेंट, grows as a long filament.
और इस लॉन्ग फिलामेंट को हम क्या कहते हैं? हाइफी। हाइफी, HYPHAE, हाइफी, एंड फॉर्म मैट। माइसीलियम इसको कहते हैं। अच्छा, मैं देखो जितना इस फंगाई को आप लोगों के लिए आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा आसान और नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो मैं इसको बहुत आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। फंगाई जो है वो हमारे पास दो किस्म की हैं, कंटेन ऑफ अ सिंगल सेल, रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल बडिंग, इसे यीस्ट कहते हैं। मोल्ड्स क्या है? ग्रो एज अ लॉन्ग फिलामेंट एंड फॉर्म मैट माइसीलियम। समझ आ रही है? ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास यीस्ट एंड मोल्ड्स का हो गया कि हमारे पास दो किस्म के यीस्ट एंड मोल्ड्स हैं। और इसके साथ साथ एक और बात भी है कि सम फंगाइज आर थर्मल डायमॉर्फिक। सम फंगाई आर थर्मल डायमॉर्फिक। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब फंगाई जो है वो अपनी शेप को, जो कुछ फंगाई होते हैं वो थर्मल डायमॉर्फिक होते हैं। थर्मल डायमॉर्फिक का क्या मतलब है कि ये हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो क्या मतलब इसका कि कुछ फंगाइज जो होते हैं वो थर्मल डायमॉर्फिक होते हैं। डाई का मतलब सेकेंड, दो, मॉर्फिक का मतलब शेप, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। तो क्या? थर्मल डायमॉर्फिक, डिफरेंट स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब कुछ फंगाई जो होते हैं वो अपनी शेप को अक्सर चेंज करते रहते हैं और वो डिफरेंट शेप्स बनाते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर। तो इसे क्या कहते हैं? थर्मल डायमॉर्फिक। ठीक हो गया? मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। फंगस क्या है? फंगस इज एनी मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट एंड मोल्ड। ठीक, तो फंगस इज any member of the group of eukaryotic organism that include microorganisms such as yeast and molds. Eukaryotic क्या? Eukaryotic cell have a nucleus enclosed with the nuclear membrane. सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो इनक्लोज हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन से, इसे यूकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो है नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Fungi cell wall consists of chitin. Fungi insensitive to antibiotics. Insensitive मतलब एंटीबायोटिक्स इन पर काम नहीं करती। फंगाई कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन कंटेन एर्गोस्टिरॉल, ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन कंटेन कोलेस्ट्रॉल। तो जो फंगाई की जो सेल मेम्ब्रेन है वो एर्गोस्टिरॉल होता है और जो ह्यूमन की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। फंगाई में फिर दो होते हैं, यीस्ट एंड मोल्ड्स। यीस्ट क्या होता है? कंटेन ऑफ सिंगल सेल रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल बडिंग। ठीक हो गया? और मोल्ड्स क्या है? ग्रो एज अ लॉन्ग फिलामेंट हाइफी एंड फॉर्म मैट माइसीलियम। सम फंगाई आर थर्मल डायमॉर्फिक होते हैं। थर्मल डायमॉर्फिक क्या होता है? डिफरेंट स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये तो हमने वो बता दिए जो सेक्सुअल मेटिंग नहीं करते फंगाई। कुछ फंगाई जो होते हैं वो सेक्सुअल मेटिंग करते हैं। अच्छा जी, some fungi reproduce by sexual mating and forming sexual spores. Some fungi reproduce
by sexual mating and forming sexual spores। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि कुछ फंगाइज ऐसे होते हैं ना जो हमारे पास सिंगल सेल रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल बडिंग होते हैं, और कुछ फंगाइज जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मीटिंग एंड फार्मिंग सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। ठीक हो गया। जैसे मैंने तो आप लोगों को बताया कि जो फंगाई जो सेक्सुअल मीटिंग और फार्मिंग सेक्सुअल स्पोर्स से होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो तीन किस्म के होते हैं। नंबर वन, जाइगोस्पोर्स। नंबर टू, एस्कोस्पोर्स। एंड नंबर थ्री, बेसिडोस्पोर्स। कौन कौन से फंगाई जो रिप्रोड्यूस होते हैं बाय सेक्सुअल मीटिंग एंड फार्मिंग सेक्सुअल स्पोर्स, तीन किस्म के होते हैं। जाइगोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स। जो जाइगोस्पोर्स होता है वो क्या होता है, सिंगल लार्ज स्पोर्स प्लस थिक वॉल। सिंगल लार्ज स्पोर प्लस थिक वॉल। ये वो फंगाई हैं जो रिप्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल मीटिंग एंड फार्मिंग सेक्सुअल स्पोर्स से। तो इसमें तीन किस्म के हैं, जाइगोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स। जो जाइगोस्पोर्स है वो क्या है, ये सिंगल लार्ज स्पोर है प्लस थिक वॉल्ड है। ठीक हो गया। एस्कोस्पोर्स क्या है, फॉर्म्ड इन द सैक, ये सैक में फॉर्म्ड होता है। और बेसिडोस्पोर्स क्या है, फॉर्म्ड ऑन द टिप ऑफ पेडिस्टल कॉल्ड बेसिडम। ठीक हो गया। तो जो फंगाई जो हमारे पर रिप्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल मीटिंग एंड सेक्सुअल स्पोर्स से, वो कौन कौन सी हैं, जाइगोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स। अब एमसीक्यूज कैसे आ सकता है, वो आपको ये दे सकते हैं कि हमारे पास कौन सा बैक्टीरिया फंगाई है जो हमारे पास सेक्सुअल मीटिंग से फार्मेट होता है, फार्मिंग होता है। आप लोगों को दूसरे फंगाई दे देंगे, उसके अंदर बता देंगे और ये फंगाई दे देंगे, तो इसमें जो भी आए तो ये सेक्सुअल स्पोर्स एंड मेटिंग से फॉर्म होते हैं। ठीक हो गया। या आप लोगों को कहते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेक्सुअल मीटिंग एंड फॉर्मिंग सेक्सुअल स्पोर्स एक्सेप्ट, तो उसमें आप लोगों को कोई दूसरा फंगाई दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को दे दें यीस्ट, तो वो जो है वो तो सेक्सुअल स्पोर्स से फॉर्म नहीं होता, वो तो हमारे पास ए सेक्सुअल बडिंग से होता है। तो ऐसे एमसीक्यूज इस पे आ सकते हैं। अच्छा अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास इसकी पैथोजेनेसिस। अच्छा जी, पैथोजेनेसिस क्या है हमारे पास इसकी, कि रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन विद मेनी फंगाई, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमा। जब भी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, बॉडी के अंदर जब भी हमारे पास फंगाई का इन्फेक्शन होता है तो फंगाई जो है वो हमारे पास ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन करता है। कैसे, बॉडी के अंदर जब इन्फेक्शन होगा, वो इन्फेक्शन जो है बॉडी के अंदर ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन करेगा। अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि ग्रेनुलोमा क्या होता है। तो ग्रेनुलोमा क्या होता है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। अब क्या है सवाल, ग्रेनुलोमा, व्हाट इज ग्रेनुलोमा। तो ग्रेनुलोमा इज द स्मॉल एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन, स्मॉल एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन और ये क्या है, नॉन कैंसरस, मतलब बिनाइन होता है, नॉन कैंसर होता है।
और ये क्या कैसे बनता है? एग्रीगेशन ऑफ मैक्रोफेजेस that form in response to chronic inflammation. देखो ग्रेनुलोमा क्या है? ग्रेनुलोमा एक स्मॉल एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है, नॉन कैंसीरियस होता है, मसलन कैंसर नहीं होता, बिनाइन होता है। कैसे बनता है? एग्रीगेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, मुख्तलिफ मैक्रोफेजेस आते हैं डेट फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारे पास फॉरेन बॉडी है या कोई एंटीजन है, ये जब आता है तो इसके खिलाफ हमारी बॉडी अपना एक इम्यून रिस्पॉन्स बनाती है इसको मारने की खातिर। तो वहाँ पे बॉडी जो है अपने मैक्रोफेजेस भेजती है जो इसको इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ मैक्रोफेजेस लार्ज नंबर में जब मैक्रोफेजेस यहाँ पे इकट्ठे होते हैं इन रिस्पॉन्स टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ये हमारे पास ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन करते हैं। ये जो होता है हमारे पास ग्रेनुलोमा बनाते हैं। तो ग्रेनुलोमा क्या है? कहते हैं ग्रेनुलोमा इज द an aggregation of macrophages that formed in response to chronic inflammation. Aggregation of macrophages that formed in response to chronic inflammation. तो हमने क्या सीखा कि response to infection with many fungi, formation of granuloma. कि बहुत से फंगाई जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं तो इन्फेक्शन क्रिएट करने के बाद वो वहाँ पे ग्रेनुलोमा बना लेते हैं। तो जब ग्रेनुलोमा बना लेते हैं तो ग्रेनुलोमा बनाने के बाद ये हमारे पास और इन्फेक्शन को क्रिएट करते हैं। तो ग्रेनुलोमा जो है ये हमारे पास बंच ऑफ मैक्रोफेजेस है, मतलब बहुत से मैक्रोफेजेस आके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के खिलाफ जब काम करते हैं उसे ग्रेनुलोमा कहते हैं। और फंगाई क्या करता है? बहुत से फंगाई आते हैं और एक इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करने के बाद वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमा करते हैं। तो ग्रेनुलोमा भी आपको समझ आ गई है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि ग्रेनुलोमा क्या है, फंगाई कैसे काम करता है, ठीक हो गया। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमा। जैसे मैंने बताया है फंगाई डू नॉट प्रोड्यूस एंडोटॉक्सिन। फंगाई जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं करता एंडोटॉक्सिन। समझ आ गई है ना? क्योंकि फंगाई जो है वो एंडोटॉक्सिन नहीं प्रोड्यूस करते। जिस तरह बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, फंगाई कोई एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक हो गया। दूसरा, हमारी बॉडी को फंगाई से कौन बचाता है? हमारी स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। जब हमारे पास स्किन लॉस होगी, खुदा न खास्ता जब स्किन लॉस होती है तो स्किन के लॉस होने के बाद हमारे पास फंगाई के इन्फेक्शन जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे हमारे पास खुदा न खास्ता एक पेशेंट को बर्न हो जाए, जल जाए, वो जल जाने के बाद उसकी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन अक्सर लॉस हो जाती है। उसके लॉस होने के बाद वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन का बढ़ने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। इसी फंगल इन्फेक्शन के बढ़ने के चांसेस की वजह से वहाँ पे हमारे पास फंगस जो है वो बहुत आ जाता है। वो फंगस अपना इन्फेक्शन क्रिएट करके वहाँ पे स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जो मेन जो सबसे पहला बैरियर है जो फंगस को नहीं आने देता, एंटर होने नहीं देता, इन्फेक्शन से बचाता है, वो हमारे पास हमारी बॉडी की स्किन है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। कल इंशाल्लाह हम फंगस की मॉर्फोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक एंड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आज हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसकी टाइप्स पढ़ी, सेक्सुअल रिस्पॉन्स कौन सा होता है, एसेक्सुअल बडिंग्स क्या होती हैं और इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये समझ आई होगी। आप लोगों को कोई सवाल हो तो वो ग्रुप में फिर कर दीजिएगा। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।